मॉडल क्वेश्चन पेपर है, काफ़ी अधिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 99% क्वेश्चन तो पूछे ही जा रहे हैं। तो बी सेक्शन का है, मतलब बी सेट का है क्वेश्चन सेट। इसको हम लोग देखते हैं 15 नंबर के आसपास। तो ऑब्जेक्टिव आ रहा है, सड़क द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है, तो इसका आंसर होगा सी, सार्वजनिक हित के लिए। रूसी क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन है। गुजरात का आनंद विश्व प्रसिद्ध है, वह दुग्ध डेयरी के लिए। कर्नल नासिर संबंधित है, यह है मिस्र के लिए। कर्नल नासिर जो है व्यावसायिक हित समूह के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर डॉक्टर, शिक्षक, कर्मचारी, तो ये व्यावसायिक हित समूह है। कर्नल नासिर मिस्र के हैं, मिस्र से संबंधित हैं। गुजरात जान ही रहे हैं आपको, अमूल दूध पीता है इंडिया, ये आनंद विश्व प्रसिद्ध वहीं से दूध। रूसी क्रांति लेनिन, और सार्वजनिक हित के लिए तो सरकार बिजली की सुविधा प्रदान करता है। अब आता है हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर निकली है। हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा हमारे लेन देन को सुगम बनाने का माध्यम है। मुद्रा बजट में सरकार की आय व्यय का विवरण होता है। और भारत में सर्वाधिक भाग में पाए जाने वाला धात्विक खनिज है लौह अयस्क। भारत में वयस्कों को मतदान का अधिकार है, या 18 वर्ष से अधिक के वयस्क को मतदान का अधिकार है। आप दोनों सही कर सकते हैं, वयस्कों को। सही उचित संबंध जोड़िए, तो इसका आंसर है आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस। संगमरमर, आंसर है परिवर्तित चट्टान या कायांतरित चट्टान। रूसी संसद ड्यूमा, मूल्य वृद्धि में सहायक। जमाखोरी, काला बाजारी और बचा अंतिम सरकारी योजना है मनरेगा। जीवन प्रत्याशा क्या है? तो एक व्यक्ति की औसत अनुमानित जीवन काल को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। एक व्यक्ति के जीवन जीने की इच्छा को भी जीवन प्रत्याशा कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति जो है जिसका जीवन काल औसत कितना होगा, ये होगा तो जीवन प्रत्याशा कहलाता है। जायद की फसलें क्या है? तो रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में। जीवन प्रत्याशा क्या है? तो एक व्यक्ति के औसत अनुमानित जीवन को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। जायद की फसलें क्या है? तो रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल कहते हैं। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में बोया जाने वाला फसल जायद फसल है। इसके अंतर्गत तरबूज, खरबूजा, खीरा, सब्जी, चारे की फसलें आती हैं। तो जायद फसलें आपको ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है। आयात कर और निर्यात कर में क्या अंतर है? बाहर से जो मंगाई जाने वाली जो वस्तु है उस पर लगने वाला जो कर है आयात कर है। आयात मतलब कहीं से बाहर से आ रहा है, मतलब बाहर से वस्तु मंगाया जा रहा है। और इसका बाहर भेजी जाने वाली वस्तु को लगने वाला जो कर है निर्यात कर है। ई कॉमर्स किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर, मोबाइल, एटीएम के माध्यम से सामान खरीदना ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर, मोबाइल, एटीएम के माध्यम से आप इसमें ई कॉमर्स, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो भी ई कॉमर्स में आता है। किसी देश के प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता जानना क्यों आवश्यक है? इसके द्वारा देश की आत्मनिर्भरता की जानकारी मिलती है। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता देश के विकास को जानने में सहायक है। खाद्यान्न बढ़ने के साथ खाद्यान्न उपलब्धता का बढ़ना भी विकास का परिचायक है। मतलब खाद्यान्न उपलब्धता बोल रहा है कि कोई देश कितना आत्मनिर्भर है। जितने भी खाद्यान्न के संबंध में, चाहे वो तिलहन हो, चाहे दलहन हो, चाहे मुख्य फसलें हो गेहूं या चावल, उसके लिए आत्मनिर्भर देश किसी भी विकास को जानने में सहायक होता है। पहला आम चुनाव करवाने के लिए सरकार को क्या क्या तैयारी करनी पड़ी थी? पहले आम चुनाव की तैयारियां इस प्रकार की गई थी कि मतदाता की सूची तैयार किया गया था।
मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया समझाया गया था कि किस प्रकार से आपको बॉक्स में डालना है, मोड़ के डालना है। दूर दराज के अंचलों में मतदान केंद्र स्थापित करना था। चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना था। मतपत्र में उम्मीदवारों को अलग अलग चिन्हों में दर्शाना था। प्रत्येक मतदाताओं के लिए अलग मतपेटी रखना। तो ये प्रत्येक मतदाता नहीं, मतलब जो मतदाता हैं, आप जैसे ही उनको चिन्ह देते हैं तो मतपेटी में रखना। मतपेटी है ना, तो यहाँ पर अलग मत करिए। अमेरिका उपनिवेशवाद को क्यों खत्म करना चाहता था? जो सोवियत रूस है उपनिवेशों को समर्थन दे रहा था। तो अमेरिका कहाँ पीछे रहने वाला था? अमेरिका भी चाहता था कि उपनिवेश जल्दी स्वतंत्र हो जाए और रूस समर्थित दल वहाँ पर सत्ता में ना आए। साथ में यह चाहता भी था कि सत्ता इन देशों के वर्गों को सौंप दी जाए ताकि वह साम्यवाद विचारों का प्रतिरोध करे। दूसरी तरफ अमेरिका यह चाहता था कि वह रूस को घेरते हुए संपूर्ण विश्व में सैनिक अड्डे बनाए ताकि युद्ध की स्थिति में वह काम आए। यह यूरोपीय देशों के पुराने उपनिवेशों में भी संभव था। इस प्रकार अमेरिका उपनिवेशों को स्वतंत्र भी करवाना चाहता था, इसका फायदा उठाना चाहता था। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जो अमेरिका उपनिवेशों को स्वतंत्र क्यों ख़त्म करना चाहता, तो ये इस बात से डरता था कि जो सोवियत रूस है वहाँ सत्ता स्थापित ना करे, वहाँ साम्यवादी सिद्धांत या साम्यवादी सत्ता स्थापित ना करे। तो दूसरी ओर क्या करता था? अमेरिका चाहता था कि जहाँ जहाँ स्वतंत्र देश है वहाँ पर सैनिक अड्डा स्थापित करे कि कभी भी युद्ध होगा तो उसमें काम आए, ये चाहता था। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। जब कोई कंपनी अपने देश का माल दूसरे देश में भेजती है वो विदेशी व्यापार होता है, किंतु वही कंपनी जब अपना माल भेजने के लिए दूसरे देशों में अपने कार्यालय या उत्पादन इकाई की स्थापना करती है तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। विदेशी व्यापार में वस्तुओं का भेजना मुख्य स्थान रखता है, किंतु निवेश में कार्यालय और उत्पादन इकाई की स्थापना महत्वपूर्ण है। व्यापार अस्थायी भी हो सकता है, किंतु निवेश थोड़े समय बाद स्थायी रूप धारण कर लेता है। तो ये आप जान रहे हैं निवेश और व्यापार में अंतर। परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान के बारे में लिखिए कि भाई सभ्यता का विनाश होता है, जनधन की तो हानि होती है, मानव संसाधन भी समाप्त होता है, जो गर्भस्थ शिशु को खतरा है, जो प्रेग्नेंट बच्चे मतलब महिलाएं हैं उनको भी खतरा है, कैंसर जैसे रोगों की उत्पत्ति भी होती है और देश के विकास में भी बाधक है परमाणु बम। मिट्टी के नवीनीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो मिट्टी में दिन प्रतिदिन क्षार की मात्रा बढ़ती जा रही है। खेतों में डाले जाने वाले जो रासायनिक खाद और कीटनाशक से आप उपज तो ले रहे हैं मगर मिट्टी क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। वो कीट पतंग मर रहे हैं किंतु प्रदूषण का खतरा ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो ये है मिट्टी के नवीनीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? खेतों को चारों ओर से मेड़ बनाई जाए, मतलब मेड़ बनाया जाए। और बताया है कि फसल काटने के बाद खेतों को खाली छोड़ा जाए। फसल चक्र बनाकर खेती की जाए, उर्वरा शक्ति रहेगी और मिट्टी का नवीनीकरण भी होगा। जैविक खाद, गोबर खाद, कीटनाशक के रूप में गौमूत्र का प्रयोग करने मिट्टी का नवीनीकरण होता है। पेड़ों के पत्ते, फसल अवशिष्ट कंपोजिट खाद के रूप में मिट्टी में मिलाया जाना चाहिए। ये है। नेक्स्ट है परती भूमि और परती भूमि बंजर भूमि में क्या भिन्नता है? तो परती भूमि जो है भूमि से भिन्न होती है क्योंकि जो किसान कमजोर जमीन को छोड़ देता है, यहाँ पर परती भूमि को एक साल खेती करेगा और छोड़ देता है। इसमें दो भाग होते हैं, वर्तमान परती व पुरानी परती। भूमि को एक वर्ष के लिए परती छोड़ पर इसमें ह्यूमस की मात्रा, मतलब परती छोड़ना मतलब एक साल खेती न करना, एक साल छोड़ दिया गया तो उसमें क्या होगा? उर्वरता बढ़ जाती है और अधिक वर्षों में से पड़ती है। ऐसी परती भूमि को किसी का विस्तार नहीं
होने पर बंजर हो जाती है। अगर आप बहुत सालों से आप उस पर खेती नहीं कर रहे हैं, वह भूमि बंजर हो गई है, या मिट्टी वहाँ का उपजाऊ है, तो बंजर भूमि जहाँ पर आप फसल नहीं ले सकते, वहाँ पर गैर कृषि कार्य कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्म स्थापित कर सकते हैं, प्लांटेशन भी कर सकते हैं। मगर पड़ती भूमि, तो अब यहाँ पर बताएं, पड़ती भूमि वे भूमि है जिसको हम 1 साल या 2 साल के लिए फसल लेकर छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वहाँ की उर्वरता और ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि हो जाए। जबकि बंजर भूमि वे भूमि होती हैं जो अनुपजाऊ होती है, जिस पर खेती किया ही नहीं जाता। तो इस पर क्या किया जाता है? गैर कृषि कार्य। गैर कृषि कार्य जो कृषि से संबंधित नहीं है, वो क्या करते हैं? या कारखाने स्थापित कर देते हैं। जब महिलाएं कारखानों या दफ्तरों में काम करने लगी तो परिवार और राजनीति में उसकी भूमिका का क्या बदलाव आए? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव के 4 प्रभाव लिखिए। तो पहला प्रभाव है, महिलाएं कारखाना व दफ्तरों में काम करने लगी तो वे अपने आप को सामाजिक रूप से जिम्मेदार महसूस करने लगी। पुरुषों के अभाव में पारिवारिक जिम्मेदारी ने उन्हें स्वतंत्र विचार करने का प्रेरणा प्रदान किया। महिलाओं की बदलती हुई भूमिका को देखते हुए उन्हें प्रतीत हुआ कि उन्हें वोट डालने का भी अधिकार मिलना चाहिए भाई, क्योंकि जो विश्व युद्ध हुए उसमें पुरुष लोग ज़्यादा सैनिक पद पर शामिल थे, तो पारिवारिक जिम्मेदारियां महिलाओं को बढ़ गई। दूसरी बात है कि युद्ध में अधिकांश पुरुष मारे गए, शहीद हुए, तो महिलाओं को परिवार का जिम्मेदारी उठाने के लिए कामकाज में भी जाना पड़ा। तो महिलाएं जब कामकाज में जा रही थी तो उनको कॉन्फिडेंस बनना शुरू हुआ, स्वतंत्र विचार शुरू हो गया और अपने आप को सामाजिक रूप से वो जिम्मेदार महसूस करने लगी। तो इस प्रकार परिवार व राजनीति में उसका जो भूमिका है परिवर्तन होने लगी है। तो जब हम काम कर रहे हैं तो हमको वोट डालने का भी अधिकार होना चाहिए। पहले जो यूरोपीय देश हैं वहाँ पर वोट डालने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को हुआ करता था, अब महिलाओं को भी दिया गया। अपने अधिकारों हितों की रक्षा को लेकर सचेत हुए। तो ये आप इसको लिख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। प्रथम विश्व युद्ध के कोई 5 परिणाम क्या हुए? तो 3 राजवंशों की समाप्ति हुई। 3 राजवंश क्या है? रूस का रोमेनॉव, ऑस्ट्रिया हंगेरी का हैब्सबर्ग और जर्मनी का होहेनजोलर्न। आपको याद होता है ठीक है, तो नहीं होता है तो यहाँ पर आप रूस, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के जो निरंकुश राजतंत्र हैं वो समाप्त हो गए। तो कुछ क्रमबद्धता की कमी है, चलिए उसको इसी में ही आएगा। और भी था क्वेश्चन, सही समझ जोड़िए। तो कस्बा सी गांव और नगरों के बीच की इकाई। लो अयस्क है अनवनीकरण और अर्धदास्ता। रूसी किसान, जर्मनी की हार, मित्र राष्ट्रों की एकता, मिखाइल गोर्बाचेव, सोवियत संघ। दिहाड़ी मजदूर की दृष्टि से विकास के क्या लक्ष्य हैं? तो दिहाड़ी मजदूर की दृष्टि से वर्ष भर काम की प्राप्ति और बेहतर मजदूर विकास का लक्ष्य है। तो दिहाड़ी जो मजदूर है वर्ष भर काम चाहता है। न्यू डील की घोषणा क्या थी? तो न्यू डील की घोषणा के कारण आर्थिक मंदी से ग्रसित लोगों को राहत, वित्तीय संस्थाओं में सुधार और शासकीय निर्माण कार्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने का वचन दिया गया न्यू डील के माध्यम से। मंदी का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? किसान अपनी जमीन बेचकर शहरों में रोजगार पाने के लिए चले और खनिज की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर खनिज की परिभाषा है वे पदार्थ जो प्राकृतिक हो, हमें खनन द्वारा प्राप्त हो, उन्हें हम खनिज कहते हैं। जैसे पत्थर, विभिन्न प्रकार के मिट्टियाँ, रेत, ये सब आते हैं खनिज के अंतर्गत, जो खनन से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। ऊर्जा से क्या तात्पर्य? ऊर्जा जो वस्तुओं का एक गुण है और अन्य वस्तुओं को स्थापित किया जाता है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये हो गया, हम जिससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ऊर्जा प्राप्त करने वाले जो विभिन्न संसाधन हैं ये सब आएंगे।
सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो गरीबी को कम करने में सीधे जुड़े हुए हैं? बहुत सारे काम हैं। दैनिक मजदूरी है, मनरेगा वाला। न्यूनतम मूल्य पर खाद्यान्न पदार्थ है। कुपोषण दूर करने के उपाय हैं। सरकार गरीबी को दूर करने के लिए भी करती है। शीत युद्ध किन किन देशों के मध्य हुआ है? तो शीत युद्ध अमेरिका और रूस के मध्य हुआ है। साम्राज्यवाद क्या है? तो कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी दुर्बल राष्ट्र पर अधिकार कर लेता है तो वहाँ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब नियंत्रण स्थापित करता है वो। तो यही है, दुर्बल राष्ट्र का शोषण करने लगता है और वही साम्राज्यवाद है। वहाँ के जितने भी संसाधन है उसका उपयोग करता है शक्तिशाली राष्ट्र। ठीक है। किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर क्या होगा? तो किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर समाज में जो महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम हो जाएगी। महिलाओं की संख्या कम हो जाएगी, जिसका असर यह होगा कि स्त्रियों की संख्या कम हो गया। और समान रूप से जो स्वस्थ समाज में लिंगानुपात बराबर होना चाहिए। किसी देश में लिंगानुपात कम है, इसका मतलब है कि महिलाओं व बालिकाओं की जो पोषण है, शिक्षा है, स्वास्थ्य आदि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जा रहा है, जिसके कारण लिंगानुपात कम हो रहा है। तो ये भी कारण है। भूमि सुधार आंदोलन का वियतनाम में क्या महत्व था? तो वियतनाम में भूमि सुधार आंदोलन द्वारा महत्व इस प्रकार है। तो भूमि सुधार आंदोलन का वियतनाम में क्या महत्व था? तो इसका है, सदियों पुरानी जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। किसानों को भूमि का मालिक बनाया गया। प्रत्येक किसान के लिए जमीन रखने की सीमा निर्धारित की गई और भूमिहीन गरीब किसान जमीन के मालिक बन गए। तो ये है। नियमगिरी के स्थानीय निवासी खनन का विरोध क्यों कर रहे थे? यह एक आदिवासी क्षेत्र था। जो डोंगरिया कोट, डोंगरिया कूत और अन्य जनजाति काफ़ी लंबे समय से यहाँ रह रहे थे और यहाँ पर एक राजा के नाम पर यह क्षेत्र पड़ा था। नियम राजा इसकी रक्षा करता है। इस लोगों के जीवन इस क्षेत्र में मिलने वाले वन, वन्य जीव, नदी, झरने इत्यादि से आजीविका कमा कर चलता था। इस प्रकार जो जीवन का आधार भी यहाँ फैली हुई जो प्राकृतिक संपदा है, यहाँ पर खनन होता है तो यहाँ के विस्थापित कर दिया जाएगा और आजीविका खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से नियमगिरी के जो स्थानीय निवासी हैं खनन का विरोध कर रहे थे, क्योंकि प्रकृति के ज़्यादा करीब थे वे और वहाँ के जो वन्य जीव, नदियों, झरनों, सभी तरह से वो वहाँ से आजीविका कमाते थे। तो खनन से क्या होगा? ये सब प्रदूषण होगा, प्रदूषित होगा, विनाश भी हो जाएगा इसका बोल के ये इसका विरोध कर रहे थे। मानवाधिवास को प्रभावित करने वाले की 3 कारकों को उदाहरण से समझाइए। तो इसका कारण है जलवायु, धरातल, मतलब जलवायु बता रहा है, अगर समशीतोष्ण जलवायु है तो वहाँ पर मानव अधिवास अच्छे से पनपेगा। अगर शीत ज़्यादा ठंडा है, ज़्यादा गर्म है, वहाँ पर जनसंख्या कम होगा। धरातल का स्वरूप है, अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पर जनसंख्या कम, पठारी क्षेत्र में मध्यम, मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा होगा। मतलब मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। प्राप्त संसाधन भी है, अगर जहाँ पर खनिज प्राप्त होगा तो वहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाएगा। भूमि का जो उपजाऊपन भी है, सामाजिक सुरक्षा भी है, जातीयता है और राष्ट्रीय नीति है। पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए होंगे? तो बताया गया समोच्च खेती किया जाए जो ढाल के अनुरूप, और सीढ़ीनुमा खेत बनाना चाहिए और घास की पट्टी लगानी चाहिए जिससे पानी के जो बहाव है कम हो जाए, क्योंकि घास की जड़ें जो होती हैं वह अपरदन को रोकती हैं। और पेड़ों को लगाना चाहिए और पत्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए। जैविक खाद व पेड़ की पत्तियों का भी, मतलब रासायनिक खाद का उपयोग ना करें। मिट्टी के नवीनीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो मिट्टी में दिन प्रतिदिन क्षार की मात्रा बढ़ती जा रही है और खेतों में डाले गए जो रासायनिक खाद और कीटनाशक मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं। यद्यपि जो उपज है बढ़ रही है मगर कीट पतंग मर रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है। तो खेतों में जैसा कि बताया गया था, इसमें आगे क्या क्या किया जाए, तो आप बता सकते हैं खेतों में मेड़ बनाया जाए, ये है। और फसल का ये हो चुका है। और प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था और जन प्रभाव क्या पड़ा? तो विश्व का प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन का जो है, सर्बिया ने जून 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसका बदला लेने के लिए जो ऑस्ट्रिया
ने सर्बिया पर हमला कर दिया। सर्बिया की मदद के लिए रूस और ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जर्मनी आगे आ गए। तो आप देख रहे हैं कि सर्बिया के लिए रूस आ गया, ऑस्ट्रिया जर्मनी, और देखते देखते विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तो जन सामान्य में क्या प्रभाव हुआ, इसको आप लिख सकते हैं कि बेघर हो गए, लूटपाट बढ़ गई, युद्ध सामग्री बढ़ने लगी और चीज़ों में मूल्यों में वृद्धि होने लग गई। और बताया गया कि सैनिकों के लिए भी जन सामान्य अभावग्रस्त हो गया था, सार्वजनिक सुविधाएं का उपयोग ये था। और भारत जैसे करों में कर वृद्धि हो गई। और प्रथम सबसे अधिक प्रभाव जर्मनी के मारे गए थे, सबसे अधिक लोग जर्मनी के मारे गए थे। ठीक है, वर्साई की संधि कब किन राज्यों के मध्य हुई, इसका क्या है तो आपको याद रखना है कि 1919 में कब हुआ, 25 जून 1919 में। जर्मनी के जो साथ थे, जो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने वर्साई की संधि की थी। जर्मनी के साथ क्या कौन कौन किया था, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने वर्साई की संधि की थी। तो इसमें दिया गया था कि जर्मनी को 66 लाख पाउंड की राशि जुर्माना सहित सौंपा गया था। जर्मनी जिस देशों की जो भूमि पर अधिकार है उन्हें वापस लौटाया गया। और फ्रांस का अल्पस और लारेन क्षेत्र जर्मनी फ्रांस को लौटाएगा। जो युद्ध में जीता था जर्मनी सबको लौटाना पड़ा। और जो पूर्वी हिस्सा पोलैंड को लौटाना हो गया। और जर्मनी साम्राज्य की भूमि से 65,000 वर्ग किलोमीटर भूमि विभिन्न देशों को लौटाई जाएगी। तो ये था वर्साई की संधि का जो शर्तें थी। और हिटलर की विदेश नीति द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। तो इसका कारण क्या था, तो हिटलर की जो विदेश नीति है द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। तो हिटलर की विदेश नीति में उठाए गए कुछ कदम ऐसे थे जिसको दुनिया को भी उठाया गया। तो पहला है रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी का निर्माण करना पड़ा उनको, एक गुट बना लिया था। सामाजिक परिणाम भी था, स्त्रियाँ जो हैं दफ्तरों में काम कर रही थी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ा रही थी। सैनिक प्रवृत्ति का जो प्रबल होना भी है, आप इसको पॉइंट टू पॉइंट याद कर सकते हैं और डील आप कर सकते हैं। और अमेरिका के महत्व में वृद्धि हो गई, ये भी एक कारण था। अल्पसंख्यकों की समस्या भी थी। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। क्यों, तो भारत एक उष्णकटिबंधीय वाला देश है जहाँ सूर्य का प्रकाश बहुतायत मात्रा में मिलता है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र दूर दराज है तो आसानी से, और यहाँ पर अधिकांश जो है ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, कंडे और लकड़ी पर निर्भर है। ये भी सौर ऊर्जा पर्यावरण संरक्षण में योगदान देता है और जैविक खाद की भी है। तो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। पन बिजली और ताप बिजली में क्या अंतर है, तो पन बिजली ये है, आप बता सकते हैं कि इससे प्रदूषण नहीं होता, ये सबसे सस्ता सरल है, और ये बांध बनाने से बहुत सारे जो बहुमूल्य वन है खेती डूब जाते हैं। जबकि ये कोयला से ताप विद्युत जो कोयला से अनवनीकरण है और ये प्रदूषण बढ़ता है। और इसमें खदान मतलब कोयले के लिए खदान बनाए जाते हैं ओपन, तो वहाँ पर वनों को नष्ट करना पड़ता है। जनगणना में हमें कौन कौन से आंकड़े प्राप्त होते हैं, क्या क्या आंकड़े होते हैं, लोगों की संख्या के बारे में, महिला पुरुष लिंगानुपात के बारे में, साक्षरता के बारे में, आयु वर्ग संरचना के बारे में, और ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के बारे में, लिंगानुपात के जीवन प्रत्याशा के बारे में। भारत की जनसंख्या घनत्व में इतनी अधिक विविधता क्यों है, तो मिट्टी का उपजाऊपन क्या विविधता है, और वर्षा की मात्रा भी है, जलवायु भी है। पॉइंट टू पॉइंट याद रखिए, इसको अंदर आप डील कर सकते हैं आसानी से। जहाँ वर्षा की मात्रा भी है, आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे वर्षा है, राजस्थान में देखेंगे वर्षा नहीं है, मध्य क्षेत्र में देखेंगे वर्षा बहुत है, तो ये वर्षा की असमान वितरण भी है। ये कारण है। परिवहन के उन्नत साधन भी है, औद्योगिक विकास भी है। अब देखते हैं अर्थशास्त्र के ऋण के लिए शर्तें, ब्याज दर, समय, जमानत, गिरवी आदि की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि ब्याज दर के लिए, तो ब्याज दर क्या है ब्याज दर निश्चित जो होगी तो ऋण अदा करने वाले जो ऋण देने वाले पटाने की व्यवस्था की जाती है। समय हो गया, जमानत हो गया, गिरवी हो गया। गिरवी कुछ वस्तुओं को हम लोग वहाँ पर या खेत या घर को बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, एक प्रकार का है गिरवी, और वहाँ से कुछ ऋण प्राप्त कर लेते हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक पर नियंत्रण नहीं रखे तो मुद्रा साख व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बैंकों की लाभ हानि का विवरण नहीं मिल पाएगा।
बैंक का ऋण वसूल करना कठिन हो जाएगा, बैंकिंग व्यवस्था में कुछ लोगों को सीमित हो जाएगा, लोगों का विकास रुक जाएगा, वंचित समूह पात्र नहीं होंगे। तो ये पॉइंट टू पॉइंट आप इसको लिखना है। निशस्त्रीकरण की क्या आवश्यकता क्यों है भाई? युद्ध में जन धन की हानि होती है। तो निशस्त्रीकरण क्या बताता है? शस्त्र की जो होड़ है उसको कम किया जाए। शस्त्र जो कारखानों में बनाया जा रहा है वह एक लिमिट मात्रा में बनाया जाए या समाप्त किया जाए, और जो खतरनाक हथियार है उसका अंत किया जाए। तो ये बताया गया खतरनाक हथियारों पर पाबंदी लगाना, मानव सभ्यता विकास में शांति पर समझौते करना, विश्व युद्ध में युद्धों को रोकने के लिए भी एक कारण है। तीसरे विश्व युद्ध को रोकने का प्रयास भी है। और संयुक्त राष्ट्र संघ भी निशस्त्रीकरण को प्रश्रय देता है, मतलब सपोर्ट करता है। तो भी कारण सामाजिक आंदोलन की प्रगति या विशेषता लिखिए। सामाजिक आंदोलन क्या क्या कारण हुए, समाज में जो संकट समस्या के कारण हो गया। ये पॉइंट टू पॉइंट है, आपको देखना है इन चीज़ों को। और आंदोलन एक निश्चित दिशा की ओर लग गया। प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का कोई ना कोई नेता अवश्य होता ही है। कोई भी आंदोलन एक निर्मित वस्तु नहीं होती वरन देह विकास होता है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री के अधिकार, तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के बहुमत प्राप्त होने का जो दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। कार्यशक्ति मंत्रिपरिषद और निर्माण या रचना या संगठन है। मंत्रियों के विभागों का वितरण है, उनमें परिवर्तन है। विविध विभागों में समन्वय करवाना है। मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या है। लोकसभा का नेता ये है। और देख रहे हैं कि कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर है, तो ये बता सकते हैं। प्रश्न पूछकर, विधेयक पर चर्चा, अविश्वास प्रस्ताव रखकर, काम रोको प्रस्ताव, बिल पर मतदान। ये पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। जन संचार माध्यमों के लाभ और हानि लिखिए। तो लाभ और हानि तो बता रहे हैं, लाभ कारण क्या है? तो जनजीवन जो है अच्छा होता है, सरकारी कामकाज पर निगरानी बढ़ जाती है। हानि बता सकते हैं, हानि में ये है कि समाज में अश्लीलता सामाजिक बढ़ जाती है। तो ये कारण है। धोखाधड़ी बढ़ावा मिलता है। मुद्रित माध्यम और टीवी संप्रेषण, तो आप देखते हैं समानता और असमानता को याद रखना है। जैसे कि पेपर है, पेपर मुद्रित माध्यम है, जबकि टीवी अमुद्रित। तो ये मनोरंजन के साधन, तो आप पॉइंट टू पॉइंट इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेट बी का, जो परीक्षा उपयोगी है, इसे ज़रूर पढ़िएगा। और कुछ टॉपिक को मैंने डील नहीं किया है तो आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।